अगर आपने 15 नवंबर के आसपास बिजाई की है तो हर एक स्टेज आइडियली कोइंसाइड करेगी जो वीट की रिक्वायरमेंट है। क्या बुआई करने की विधि से भी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है कि सुपर सीडर से ज्यादा प्रोडक्शन है? मॉइस्चर कम है, ज्यादा है, विंड वेलोसिटी क्या है, फार्मर ने पानी कितना यूज किया, उसने नोजल कौन सी यूज की, इन बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। बुआई के समय क्या खाद डालनी चाहिए, पहले पानी पर कौन सा खाद डालें और दूसरी सिंचाई पर कौन सा खाद डालें? कि जब मान लो आप 75 बिजाई कर रहे हो तो थोड़ी सी यूरिया की मात्रा थोड़ी स्टार्टिंग में हमारे को बिजाई की टाइम डालनी है। क्या सर बायो फर्टिलाइजर भी कैसे न कैसे गेहूं की खेती में प्रोडक्शन पर असर डाल सकते हैं? जो उपज की अधिकतम सीमा है उसको रोकने वाले फैक्टर क्या क्या है जी सर। उसके अंदर सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कोई एक ऐसा किसान भाई है जिसके पास पानी की व्यवस्था है, कितनी सिंचाई आइडियल उसको करनी चाहिए? या इसी तरीके से कट नोजल आती है जिसमें यहाँ पे कट लगा होता है और वो दवाई का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्रे करती है। फसल को एक बार प्रकृति के हिसाब से चला दिया तो प्रकृति फसल को खुद चला दी। यस, वो तो अपने आप चला लेगी, आपको बस उसको असिस्ट करना है थोड़ा थोड़ा। खरपतवार की स्प्रे कितने दिन पर करनी चाहिए? मैं कहूँगा कि ये सवाल ही गलत है। मोलिक्यूल है इसके अंदर पायरोक्सासल्फोन, इसकी 60 ग्राम पर एकड़ की डोज है। इंडिया के अंदर उसको रेजिस्टेंस करीबन 1995 से 96 के आसपास डेवलप पता लगा था साइंटिस्ट को। मेजर मिस्टेक किसान भाई क्या करते हैं जिनके कारण आपको लगता है कि हमारी प्रोडक्शन पर नुकसान होता है? तो मैं आपको HU की रिकमेंडेशन और PAU की रिकमेंडेशन का थोड़ा सा मिक्स बताऊंगा जो किसान जनरली यूज करते हैं। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं योगी रौनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार, जहां इंडिया के बेस्ट एग्री एक्सपर्ट आपके लिए लाए जाते हैं। साथियों, करीब 10 दिन पहले हमने गेहूं की खेती के ऊपर एक वीडियो बनाया था। करीब 20,000 से ज़्यादा किसान भाई वीडियो को देख चुके हैं और आज का एपिसोड उसी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड है। किसान भाइयों, सभी भाइयों का एक ही सवाल है कि गेहूँ की खेती में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ ये समझना होगा केवल अच्छी वैरायटी लगा लेने से हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती। उस वैरायटी की मैक्सिमम पोटेंशियल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा किन किन कारणों से हमारी प्रोडक्शन कम होती है, सिंचाई व्यवस्था कैसे करें, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करें और सबसे ज़रूरी खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए। तो उसी के लिए आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह गोदारा जी, जो कि बायर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं। तो उनसे हम सीखेंगे गेहूँ की खेती के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए, आपने अपना समय निकाला। वेलकम जी, वेलकम। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि आप किस पोस्ट पर हो, कितना एक्सपीरियंस है आपका और बायर क्रॉप साइंस कैसे किसान भाइयों की मदद कर रही है? ओके, मैं लगभग 17 साल से बायर क्रॉप साइंस में काम कर रहा हूँ। रिसर्च का काम देखता हूँ मैं। पूरे एंटायर हरियाणा का जितना भी हमारे जो बायर के प्रोडक्ट्स आते हैं उनको पहले हम चेक करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट फील्ड कंडीशन में जाके, क्योंकि दवाई तो है फैक्ट्री के अंदर बनती है जी सर, उस हर एक फील्ड में जाके उसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अब पहला काम होता है मॉलिक्यूल तैयार हो जाए, पहला फिर तो मल्टीप्लाई करना है। यस, पहला काम मॉलिक्यूल तैयार हो गया, लेकिन आप फैक्ट्री में दवाई बनी है तो वो आपका आइडियल बनती है। ठीक है, वो दवाई हर जगह जाके सेम काम करनी चाहिए। अब वो डिफरेंट फील्ड कंडीशंस अलग अलग रहती हैं, हर जगह किसान अपने अपने तरीके से उसको यूज करता है। ठीक है, उसकी लोकल प्रैक्टिस रहती है, उसके स्प्रे इक्विपमेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से वो मॉडिफाई कर देता है। समझ गया सर। वाटर वॉल्यूम मॉडिफाई कर देता है। तो इस तरीके से उसका हमारे को ये देखना होता है कि इस प्रोडक्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स किसान को कैसे मिले और उसकी उपज कैसे बढ़े। आपने बताया भाई, हमारे को ये देखना है कि गेहूं की फसल के अंदर में किसान को हर एक वैरायटी का एक इनहेरेंट पोटेंशियल होता है कि वे वैरायटी के अंदर आपको, से फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड वैरायटी आई या कोई भी आई तो वो बोलते हैं जी ये 80 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड देगी, ठीक है, या 80 मन प्रति एकड़ की उपज देगी। तो वो उसका पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को रोकने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, उस जो उपज की अधिकतम सीमा है उसको रोकने वाले फैक्टर क्या क्या है जी सर। उसके अंदर सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि आपने उसके अंदर न्यूट्रिएंट कैसे कितना अप्लाई किया, किस किस टाइम अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में आता है कि आपको उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था कैसे करनी है, किस किस टाइम सिंचाई की स्टेज है वहाँ पे उसको पानी लगाना है। फिर उसके बाद में आता है कि उसके अंदर खरपतवार आपने नियंत्रण कैसे किया। इनिशियल जैसे गेहूं के अंदर पहले 45 डेज हैं वो आपके क्रॉप वीड कंपटीशन के हैं, तो आपने पहले 45 दिन तक वीड को कैसे कंट्रोल किया। फिर उसके बाद में आता है आपका कि उसके अंदर कीड़े का प्रकोप क्या हुआ। फिर उसके अंदर आता है कि आपने कोई बीमारी लगी तो उसका आपने रोकथाम कैसे की। तो ये आपके 4 मुख्य फैक्टर हैं। तो अगर हम हर एक फैक्टर पे अलग अलग काम करें तो आई थिंक किसानों की उपज डेफिनेटली बढ़ेगी। और उसके लिए आई थिंक किसानों को थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो
उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसान करते नहीं है, हाँ जी 90% किसान सारे काम करते हैं। आप जो न्यूट्रिएंट्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन देती है या जो भी कंपनियां सिफारिश करती हैं, या अगर किसी किसान भाई ने अपनी मिट्टी परख कराई है तो उस हिसाब से वो न्यूट्रिएंट खेतों के अंदर डालते हैं, लेकिन वो टाइमिंग वेरी करती है। अदरवाइज काम सारे कर रहे हैं, लेकिन उसके टाइमिंग की बहुत बड़ी महत्व होता है। मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि पहला पानी जो गेहूं में लगता है, अगर उसकी टाइमिंग की आप बात करें, टाइमिंग अगर गलत हो जाती है तो 35% तक लॉस वहीं हो जाता है। हाँ, लॉस आपका मैं बताता हूँ, हर फैक्टर का अलग अलग, आप उसका अगर एक फैक्टर को आइसोलेशन में लें तो हर फैक्टर है, जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई है। अगर आपने जैसे मान लो कणक के अंदर बोलते हैं भी, गेहूं के अंदर बोलते हैं कि 1 एकड़ के अंदर आपको लगभग ऑन एन एवरेज दरमियानी खेतों के लिए आपको 110 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम डीएपी, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 20 से लेके 25 किलोग्राम आपको एमओपी डालना होता है। ठीक है। अभी उसका स्टेज आपने डाला, आपने किसान ने डाल से भी कुछ दिया, लेकिन उसका टाइमिंग आगे पीछे हो गया। सही बात है। तो वो ये कि वे आप जब पौधे को जरूरत थी तब तो मिला नहीं, हाँ जी। और जब जरूरत नहीं है तब उसको बहुत ज्यादा मिल गया, तो उसको आपको मैनेज करना है। अदरवाइज हाँ, केवल जो ये एक बात कहते हैं कि जो दुकान वाले कहते हैं कि ये बीज ले जाओ, इतनी प्रोडक्शन निकलेगी, केवल बीज पे मैटर नहीं करता। बीज तो एक आपका एक जेनेटिक पोटेंशियल देता है आपको। हाँ जी। भाई आपको देता है कि गारंटी देता है कि हाँ ये बीज है मेरा। ठीक है। जैसे आपकी अर्ली वेराइटीज है कुछ, एक जैसे 303 वेराइटी है, 1270 है। हाँ जी। तो कुछ वेराइटीज है, एक DBW 327 है। ठीक है। तो वो वेराइटीज बोलते हैं 75 से 80 मन आपकी एवरेज में उपज देती हैं। ठीक है। वो उपज तो एवरेज में देती हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशंस क्या क्या है वो जानना जरूरी है। वो जानना जरूरी है। और वो चीजें आपको अगर कर दोगे तो आपको ऑन एन एवरेज आपको लगभग फसल है उतनी उस औसत के आसपास आपको उपज देके जाएगी। तो सर, सबसे ज़रूरी जो सवाल बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं जानना चाहूँगा कि गेहूं की बुआई के लिए आइडियल सोइंग टाइम क्या होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी आए और जो वैरायटी हम लगा रहे हैं उसकी सही पोटेंशियल हम ले पाए। जो गेहूं की बिजाई का जो सबसे आइडियल टाइम है वो 1 से लेकर 25 नवंबर तक है। ठीक है सर। 1 से 25 नवंबर तक बिजाई करेंगे तो हमारे को सबसे आइडियल टाइम है, क्योंकि इस टाइम में टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर 30 डिग्री से बिलो आ जाता है। ठीक है। वो उसके जर्मिनेशन के लिए बेटर है और उसकी क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेटर है। सबसे बेस्ट सुटेबल टाइमिंग ये है। और अगर आपका 25 नवंबर के बाद आप क्रॉप सोइंग के लिए जाते हो, ठीक है, तो एक जनरल रिकमेंडेशन है कि भी आप सीड रेट थोड़ा सा इन्हांस कर दो, ताकि क्रॉप की टिलरिंग जितनी कम होएगी ठंड के कारण, वो आपका नंबर ऑफ प्लांट से आपका कंपनसेट हो जाए। वैसे नॉर्मल में सीड रेट कितना होना चाहिए सर? नॉर्मल के अंदर आपका 40 kg सीड होना चाहिए पर एकड़ के हिसाब से, वो आइडियल सीड रेट है। सर, मैं देखता हूँ कि हर जगह 40 kg रिकमेंड करते हैं, 100 किलो पर हेक्टेयर। पर आमतौर पर गाँव में जाता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, कोई 50 kg डाल रहा है, 55 kg डाल रहा है। तो उनका मानना है कि 40 kg डाल दिया तो नहीं निकलेगी उतनी प्रोडक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, वो जैसे वो आपको डिफरेंस बता रहा था, फील्ड टू फील्ड कंडीशंस वेरी करती हैं कि कुछ एक टाइप में जो सॉइल्स है, कुछ जमीनों में के अंदर बीज कम उगता है। ठीक है। कुछ कई बार क्या होता है कि आपका उगते ही टाइम में कई बार इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है, तो फार्मर उसको डिस्काउंट करके ऑटोमेटिकली ही फार्मर जानता है अपनी मिट्टी, फार्मर जानता है कि मेरी खेत की कंडीशंस क्या है, और उसको 99% पता होता है कि मेरे खेत के अंदर मैं 50 किलो बीज डालूंगा, 40 ही निकलने वाला है, तो उसके ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है पहले। ठीक है सर, ये चीज रहती है जी। और सर, बीज उपचार लगभग सभी फसलों में रिकमेंड किया जाता है कि बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। गेहूं के लिए बीज उपचार कैसे करना चाहिए? गेहूं के लिए बीज उपचार ऐसे जी, जैसे मान लो आपका जो सीड बोर्न डिजीज होता है, उनके लिए हमारे को बीज उपचार करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके अंदर बायर का एक प्रोडक्ट आता है रेक्सिलीजी। ठीक है। वो आपका क्या करता है, 13.5 टेक्निकल क्या है सर इसमें? इसके अंदर टेबुकोनाजोल है। ठीक है। वो आपका 13.4 ml फॉर 40 kg सीड हमारे को ट्रीट करना है। ठीक है। और वो आपका जितने भी सीड बोर्न रिलेटेड डिजीज हैं, जो जैसे आपकी लूज समट है, कांगियारी टाइप में है, उन डिजीज को, बालियां आखिर में जाके काली काली हो जाती है, वो शायद स्मट डिसीज है। हाँ, फाल समट बोलते हैं इसको, उससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में आपका कई बार क्या आता है, खेत के अंदर इनिशियल स्टेज पे टर्माइट का अटैक आता है, दीमक का अटैक आता है, तो उसके लिए बायर की एक दवाई आती है गाउचो। ओके सर। इमिडाक्लोपिड 600 FS, वो 3.5 ml पर kg सीड के हिसाब से अगर हम बीज को उपचारित करके बिजाई करेंगे, तो हमारे को पहले 30-35 दिन तक हमारे खेत के अंदर कोई फंगस, उसका दीमक का प्रकोप नहीं होगा। एक डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि सीड रेट
बाद में डालना है, अगर पछेती बुआई करता है हाँ किसान, जी, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से क्या फर्टिलाइजर भी पछेती बुआई में कुछ चेंज करने पड़ते हैं? पछेती बिजाई में फर्टिलाइजर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि जब मान लो आप पछेती बिजाई कर रहे हो तो थोड़ी सी यूरिया की मात्रा थोड़ी स्टार्टिंग में हमारे को बिजाई की टाइम डालनी है, देनी पड़ेगी। हाँ। ताकि जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता हाँ जी। है, उसका टेम्परेचर कम होने पे उस पे कोई असर नहीं है, गर्मी से वो कोई क्रिएट नहीं करती। ठीक है। लेकिन जब प्लांट इनिशियल स्टेज पे निकलता है तो उसको न्यूट्रिएंट रेडीली अवेलेबल रहेगा, तो उसकी ग्रोथ बेटर रहेगी। ठीक है सर। ये रीजन होता है। और डॉक्टर साहब, जैसे बुआई करने की अलग अलग विधि है, कुछ लोग सुपर सीडर से बुआई करते हैं और कुछ लोग जीरो टिलेज वगैरह, जहाँ खासकर साल्ट की दिक्कत है वो लोग जीरो टिलेज प्रेफर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या बुआई करने की विधि से भी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है कि सुपर सीडर से ज्यादा प्रोडक्शन है या उससे कम प्रोडक्शन है? ये जो बिजाई की विधि आपको बताता हूँ मैं। जनरली पहले किसान क्या करता था कि आप पूरे खेत को 72 पे जुताई करके और फिर आप नॉर्मल सीड ड्रिल से बिजाई करता था। ठीक है। अभी धीरे धीरे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे जीरो ड्रिल आ गया कि धान के फानों के अंदर से भी वो बिजाई कर देती थी। सही बात। फिर उसके बाद में आपका सुपर सीडर आ गया कि धान के फाने किसान को दिखते ज्यादा टाइम पे थे, और उसके अंदर क्या होता था, जीरो ड्रिल के अंदर आपका पिंक स्टेम बोरर, एक राइस का जो कीड़ा है, वो आपका वीट के अंदर इनिशियल स्टेज में डैमेज करता था। ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सुपर सीडर आया, जो कि जितने भी धान के फाने होते हैं उनको जमीन के अंदर मिक्स करके और बिजाई करता है बढ़िया तरीके से। ये पहली बार मेरे को पता चला सर कि ये सुपर सीडर का पिंक स्टेम बोरर के साथ नहीं, पिंक स्टेम बोरर धान के अगर फाने बहुत ज्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत अटैक इसमें भी आता है, लेकिन एज कम्पेयर टू जीरो ड्रिल इसमें कम आता है। वो एक परपेचुअल पेस्ट है, वो सॉइल के अंदर इंक्यूबेट करता है, वो प्यूपेट करता है उसके अंदर, और जैसे ही आपको उसको आइडियल कंडीशंस मिली, ठीक है, वीट के सीडलिंग मिले तो उसके अंदर घुस जाता है और उसको डैमेज करता है। ठीक है। तो आई थिंक आपने कई बार सुना होगा, गुलाबी सुंडी कणक के अंदर भी आ रखी है, तो वो इनिशियल स्टेज में वीट के मेजर पेस्ट में हमने खुद हमारी बीएससी एग्रीकल्चर के दौरान पढ़ा था, पिंक स्टेम बोरर एक मेजर पेस्ट है। यस, ये सिसामिया करके एक इंसेक्ट है, वो आपका कभी कभी डैमेज करता है कई बार। बाकी सुपर सीडर की बिजाई आई थिंक हरियाणा के अंदर जो आपका धान और कणक वाला जो सिस्टम है, वहाँ पे आई थिंक 80 to 90% आपका सुपर सीडर स्विच हो चुका है। स्विच हो चुका है जहाँ तक आप 90% एरिया, तो अभी यही प्रचलन में, और किसान इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज भी कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब, आपने जो 4 पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें से सबसे जरूरी होता फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। अगर आपने फर्टिलाइजर डाल दिया लेकिन आप बता रहे थे सही स्टेज पे नहीं डाला तो वो लॉस होएगा, बेशक आपने कितना ही अच्छा बीज लगाया हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वैज्ञानिक तरीके से अगर कोई किसान भाई फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना चाहता है, क्योंकि अभी टाइम है गेहूं की बुआई में, तो आप क्या सलाह देंगे? बुआई के समय क्या खाद डालने चाहिए, पहले पानी पर कौन सा खाद डालें और दूसरी सिंचाई पर कौन सा खाद डालें? ठीक है जी, तो मैं आपको थोड़ा सा मिक्स बताऊंगा, क्योंकि मैं पंजाब में भी काम कर चुका हूँ, हरियाणा में भी काम कर रहा हूँ अभी प्रेजेंटली। तो मैं आपको HU की रिकमेंडेशन और PAU की रिकमेंडेशन का थोड़ा सा मिक्स बताऊंगा, जो किसान जनरली यूज करते हैं। जी सर। वो इधर से भी सुनते हैं, उधर से भी सुनते हैं, फिर जो उसको मैक्सिमम बेनिफिट देता है उस हिसाब से यूज करते हैं। तो जो दोनों यूनिवर्सिटीज की कॉमन रिकमेंडेशन है कि 50 kg DAP, 20 to 25 kg आपका MOP और 10 किलो जिंक सल्फेट आप बुआई के टाइम अपने को खेत के अंदर डालना है। ठीक है सर। HU की रिकमेंडेशन है कि आप 1/3 यूरिया है वो बिजाई के टाइम डाल दें साथ में, ताकि आपको खेत के अंदर इनिशियल स्टेज में कई बार क्या आता है, जैसे खेत धान के फाने खेत के अंदर है, आपने बिजाई टाइम में यूरिया डाल दी, तो जब फर्स्ट इरिगेशन करेंगे 20 दिन पे, जो एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कणक आपकी पीली नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब वो यूरिया डाल देंगे तो वो पीलापन नहीं आएगा, क्योंकि उसको वीट जो फील्ड होता है उसके अंदर आपको जो माइक्रोब्स फील्ड के अंदर घूमते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, वो CN रेशियो मेंटेन करते हैं। जैसे ही वीट के अंदर इरिगेशन करते हैं तो आपका जो माइक्रोब्स है सॉइल के अंदर, वो आपका सॉइल के अंदर जो अवेलेबल का नाइट्रोजन रहती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं वीट से पहले, और इसलिए वीट आपको पीली दिखाई देती है। तो अगर आपने वीट बेसल में डाल दी, वीट के बेसल में आपने नाइट्रोजन डाल दिया, 20 किलो यूरिया डाल दी, तो वो आपका उस स्टेज पे पीली नहीं पड़ेगी, और आपका जो फाने आपने खेत के अंदर सुपर सीडर की विधि के तहत दबाए हैं, ठीक है, वो आपका बेटर तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे और आपकी गेहूं बढ़िया रहेगी। तो और उसके बाद में 1/3 आपको नाइट्रोजन है वो आपका फर्स्ट इरिगेशन पर डालनी है, और 1/3 रिमेनिंग नाइट्रोजन है वो आपको यूरिया है, ठीक है, वो आपको सेकंड सिंचाई पे लेके जानी है, ताकि आपको वीट को एक टाइम में, जब किसान कई बार क्या है कि यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं, तो प्रकृति में आई थिंक आदमियों के अलावा कोई भी जीव या कोई भी पौधा ओवर ईटिंग नहीं करता।
वो मतलब ऐसे नहीं कभी भी होता कि भी आपने कितनी खाद डाल दी तो वो फालतू ले लेगा, ऐसे कभी नहीं होता। उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लेते हैं। तो आप 1/3 करके नाइट्रोजन डाल देंगे, यूरिया डालेंगे, तो पौधा उसको बेटर तरीके से लेगा, उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज करेगा और उसकी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। लगभग 1 यूरिया का बैग पहले पानी पर, 1 का दूसरे पानी पर, और बचा हुआ जो क्वांटिटी बच गई 25 किलो से 45 kg, हाँ। वो डिपेंडेबल है कि आप डीएपी यूज कर रहे हैं, सिंगल सुपर या एनपीके ग्रेड, कितना नाइट्रोजन उसमें है, हाँ, वो स्टार्टिंग में आपको बिजाई के टाइम पे देना है। हाँ। तो ये हमने समझ लिया बेसिक। हाँ। जिंक और डीएपी क्या बुआई के समय दोनों एक साथ डाल सकते तो हैं? जिंक और डीएपी क्या है, जनरली आजकल किसान कैसे करते हैं, जब खेत तैयार करते हैं तो जिंक आगे छिट्टा लगा देते हैं और फिर उसके बाद में डीएपी आपका सुपर सीडर के साथ में डाल के बिजाई करते हैं। तो वो आई थिंक वो तरीका सबसे बेस्ट है। वो अलग अलग लेयर्स में चला अलग अलग लेयर्स में चला गया, डिफरेंट जोन ऑफ सॉइल में चला गया, तो जब जैसे फर्स्ट इरिगेशन लगेगी तो आपको दोनों न्यूट्रिएंट है वो फसल को मिल जाएंगे। जिंक का रोल क्या होता है? मतलब जिंक, धान में तो हम जानते हैं अगर जिंक ना डाला जाए तो खैर डिसीज आ जाती है, खैरा डी जाता है। गेहूं में भी इसकी इंपॉर्टेंस है? गेहूं के अंदर आपका बेसिकली दो न्यूट्रिएंट का मेजर रोल पड़ता है। एक तो आपका मैंगनीज है और एक जिंक है। दो की डेफिशिएंसी हमारे को कई बार देखने को मिलती है जिंक में। अगर किसान भाई ने जिंक है आप ये धान के खेत में डाल लिए तो उसको व्हीट के खेत में जनरली डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर व्हीट में डाल लिए तो धान में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्हीट में आपको 10 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को डालनी होती है। उसके बाद में क्या करना है, जो जिंक है वो आपका क्या काम करती है कि जितने भी एंजाइमिक एक्टिविटीज है उनको एक्टिवेट करती है। ठीक है। और जिंक की डेफिशिएंसी से आपका जो मिडल लीव्स है वो क्लोरोटिक हो जाते हैं, सफेद पड़ने चालू हो जाते हैं। ठीक है सर। प्लांट्स स्टंटेड रह जाएगा, उसमें टिलरिंग नहीं होगी, उसकी ग्रोथ बेटर नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या है कि फसल को नुकसान होता है वो। और जब ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उसकी टिलरिंग नहीं होगी, तो जितने भी टिलर बनते हैं वो आपके अल्टीमेटली गेहूं की बाल में कन्वर्ट होते हैं, उपज देते हैं। और आपने बताया मैंगनीज, इसको तो शायद ही कोई किसान भाई यूज करता है। मैंगनीज आपका किसी खेत में कमी देखने को मिलती है। जनरली हरियाणा के अंदर आपको कुछ एक खेतों के अंदर आपको पत्तों के अंदर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो उन खेतों के अंदर हमारे को अगर आधा किलोग्राम से लेके 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीज सल्फेट का अगर स्प्रे करेंगे तो वो कमी पूरी हो जाती है। और कोई ज्यादा कितने दिन पे स्प्रे करना चाहिए? वो आपका जब भी आपको खेत के अंदर कमी दिखाई दे, आप 30-35 दिन से लेके 50-55 दिन के बीच में। क्या सर बायो फर्टिलाइजर भी कैसे ना कैसे गेहूं की खेती में प्रोडक्शन पर असर डाल सकते हैं? सब्जी की खेती वाले तो किसान यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द बायो फर्टिलाइजर। गेहूं के लिए पढ़ाया जाता है एजोटोबैक्टर आता है तो उसको यूज करना चाहिए खेती में? हाँ, अजोटोबैक्टर क्या है, आपको मैं एक जस्ट मेरे को भी माइंड में आ गया। जैसे मैंने आपको एक फंजीसाइड बताया था अप्लाई करने के लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए, एक आपको इंसेक्टिसाइड भी बताया था गाउचो, और फंजीसाइड बताया था रेक्सिलिजी। तो उसका एक ट्रीटमेंट का साइकिल होता है FIR। सबसे पहले आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, फंजीसाइड से करना है। ठीक है। फिर उसको सुखा के फिर आपको इंसेक्टिसाइड ट्रीट करना है। फिर उसके बाद में आपको राइजोबियम या अजोटोबैक्टर जो भी आपका कल्चर रहता है उसे ट्रीट करना होता है। तो ये इसकी एक प्रोसेस है पूरी, FIR बोलते हैं इसको एग्रीकल्चर में। आई थिंक आपने भी पढ़ा भाई। तो सारी दवाइयां के साथ मिक्स ना ऐसे नहीं करना। तो हमारे को फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और R से राइजोबियम या कल्चर विचेवर में। ठीक है, कोई भी जैविक कल्चर जिससे ट्रीट जैविक कल्चर है। तो वीट के केस में अजोटोबैक्टर है। ठीक है। एक आजकल PSB भी कई लोग यूज करने लगे, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो भी यूज करने लगे। एक आजकल PAU का एक रिकमेंडेड आता है कंसोर्टिया। ठीक है। तो वो भी 500 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर यूज करेंगे तो आपको बीज को उपचारित करके उसको सुखा के फिर उसका आप बिजाई कर सकते हैं। लेकिन उसको सबसे लास्ट में ट्रीट करना है। ठीक है। उसकी एक प्रोसेस विधि है कि आपको सबसे लास्ट में करेंगे तो उसके ज्यादा एडवांटेज मिलेंगे। ठीक है सर। तो अगर हमने स्टार्टिंग में कल्चर लगा दिया तो फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड उसको किल कर देगा। ओके सर। तो इसलिए हमारे को उसको सबसे लास्ट में उसको लेयर में चढ़ाना होगा। उसको लेयर में चढ़ाना है। ठीक है। और एक को सुखा के फिर दूसरा अप्लाई करना है, फिर दूसरे को सुखा के फिर तीसरा अप्लाई करना है। और जब तीसरा सूख जाए, छाया में सूख जाए, उसके बाद उसकी सोइंग उसकी बिजाई करनी है। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में हमने काफ़ी नई चीज़ें जानी। अब बात करते हैं पहली सिंचाई, क्योंकि गेहूं मेरे को लगता है ज़्यादातर उन एरिया में खेती की जाती होगी जहाँ सिंचाई की व्यवस्था होती है, क्योंकि कपास होगी, सरसों होगी, ये खेती ऐसी है जो मौसम आधारित भी हो जाती हैं, बारिश होगी, नमी में खेती हो जाती है। लेकिन गेहूं की खेती को स्पेसिफिक स्टेज पे पानी चाहिए, स्पेसिफिक क्वांटिटी में पानी चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई एक ऐसा किसान भाई है जिसके पास पानी की व्यवस्था है, तो कितनी सिंचाई आइडियल उसको करनी चाहिए और किस किस स्टेज पर उसको करनी चाहिए, ताकि हमारे कल्ले भी अच्छे निकले, बढ़वार भी ठीक हो, ज़्यादा हाइट भी ना हो, गिरने की समस्या भी ना हो। तो उसमें क्या जी, जो सबसे
जो गेहूं के अंदर जो सबसे पहली स्टेज है, जनरली खेत के अंदर जब मॉइस्चर अच्छी होती है तब हम बिजाई करते हैं, जिससे कि जर्मिनेशन आ जाता है। ठीक है। अदरवाइज अगर खेत के अंदर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं है तो किसान प्री सोइंग इरीगेशन पे जाता है, जिसको रोनी बोलते हैं, पड़ेवा ही बोलते हैं कुछ पड़ेवा एरिया के। बोलते हैं। पड़ेवा आप हिसार, सिरसा, फतेहाबाद साइड में पड़ेवा बोलते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र साइड में आप उसको रोनी बोलते हैं। हाँ, मतलब चलो किसान भाई ऑल ओवर इंडिया के देखेंगे उसको। हाँ, तो प्री सोइंग इरीगेशन करते हैं ताकि खेत के अंदर मेरे सफिशिएंट मॉइस्चर हो, मेरा वीट एमरजेंस प्रॉपरली हो जाए। ठीक है। जब वीट एमरजेंस हो गया तो स्टार्टिंग में जब सीड से जो रूट निकलती हैं, हाँ जी, वो सबसे पहले रूट निकलेगी, फिर सीडलिंग ऊपर बाहर आएगा। जब सीड एमर्ज आउट हो गया तो उसके बाद में क्या होता है, वीट के अंदर एक 21 डेज के अंदर एक क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। वो स्टेज जब इनिशिएट होती है तो उस जड़ से फिर पौधा पूरे अपना जितना भी लाइफ साइकिल है उस टाइम में उसका भोजन लेता है। लेकिन जो दूसरी क्राउन रूट निकलता है वो करीबन 2 इंच ऊपर निकलता है, तने से निकलती है, तने के आसपास से निकलता है, जो आपका कॉलर रीजन है उससे जस्ट नीचे वाली गांठ से निकलता है वो। और वहाँ पे क्या है, अगर आपकी सॉइल के अंदर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं है 21 डेज के आसपास, तो वो क्या सूखे में रहेगी, वो सूख जाएगी। सूख जाएगी सर। और फिर उसके बाद में आपका, जैसे आपने बोला कि कुछ एक फैक्टर होते हैं, यील्ड लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने क्राउन रूट के स्टेज के टाइम में अगर पानी नहीं मिला वीट को, तो आपका 35 से लेके आपका 60-70% तक उपज में नुकसान हो सकता है। अगर किसी किसान भाई के पास में सिंचाई की व्यवस्था लिमिटेड है कि वो 2 टाइम सिंचाई कर सकता है, तो एक क्राउन रूट सबसे ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड सिंचाई उसको जब गेहूं मेरी बाली पे आने वाली है, करीबन 90 दिन के आसपास है, 90-95 दिन के आसपास जब बाली पे आने वाली अवस्था है, बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज के बाद में, अच्छा सर। उस स्टेज पे आप अगर 2 इरिगेशन है तो बूटिंग स्टेज के जस्ट बाद जब बाल निकलनी चालू होती है उस स्टेज पे कर। ठीक है, मिल्किंग स्टेज कह सकते हैं। मिल्किंग नहीं, मिल्किंग से पहले है थोड़ा सा फ्लावरिंग स्टेज, जब बाल एमर्ज आउट होती है उस टाइम बोलते हैं। समझ गया सर। तो वो स्टेज पे अगर आपके पास 2 इरिगेशन है दोनों स्टेज पे, और 3 इरिगेशन है तो एक आपको क्राउन रूट इनिशिएशन के स्टेज पे 21 डेज पे, एक फ्लावरिंग पे, एक 51 डेज 61 डेज के आसपास में, और फिर आपको एक 90 डेज के आसपास इरिगेशन चाहिए। समझ गया, मतलब एक गबोट अवस्था में हो जाएंगे और एक बाली निकलने के टाइम हो जाएंगे, 3 इरिगेशन। और वैसे जनरली अगर किसान देखा जाए तो गेहूं के अंदर 6 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है सर। एक आपका 20-21 दिन पे, हर 20 दिन पे आप पकड़ लो, ठीक है। 20 दिन पे, 40 दिन पे, 60 दिन पे, 80 दिन पे, 100 दिन पे, 120 दिन पे। ठीक है। तो ये अवस्थाएं हैं जहाँ पे आपका अगर दिन के हिसाब से चलोगे, अगर आपने 15 नवंबर के आसपास बिजाई की है तो हर एक स्टेज आइडियली कोइंसाइड करेगी जो वीट की रिक्वायरमेंट है। जैसे क्राउन रूट इनिशिएशन हो गया, टिलरिंग स्टेज हो गया, ज्वाइंटिंग स्टेज हो गया जब उसकी गांठ बनती है और लंबी बनती है, ठीक है। फिर बूटिंग स्टेज आ गया, फिर आपका फ्लावरिंग आ गया, फिर आपका मिल्किंग स्टेज आ गया, फिर आपका डफ स्टेज आ गया। जब आपका गेहूं के अंदर आटा डेवलप होता है, आपका दाना मिल्किंग से आपका डफ टाइप में उसका अंदर मलाई टाइप बनने लगी। मलाई टाइप में बनने लगी, जो गेहूं का दाना मीठा होता है, उसके अंदर स्टार्च डेवलप होता है, तो वो स्टेज होती है। तो इसीलिए शायद टाइम पे बुआई करना जरूरी है ताकि ये सारी स्टेज टाइम से चलती रहे, ऑटोमेटिकली टाइम पे चले। और क्योंकि जो भी आपका डे लेंथ वगैरह है सभी को ध्यान में रखते हुए जो टाइम स्टेज दिया जाता है, वो अकॉर्डिंगली जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं उनका बेसिकली काम ही होता है कि आपने अगर एक सोइंग टाइम फिक्स कर दिया तो आपके 90% जॉब इज डन। ओके सर। जो आपको सनलाइट मिलती है, जो उसको ग्रोइंग डिग्री डेज, उसको हीट यूनिट इकट्ठी करनी है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। फसल को एक बार प्रकृति के हिसाब से चला दिया तो प्रकृति फसल को खुद चला देगी। यस, वो तो अपने आप चला लेगी, आपको बस उसको असिस्ट करना है थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। कि उसको टाइम पे न्यूट्रिएंट मिल जाए, टाइम पे इरिगेशन मिल जाए। ये सब चीजें अगर टाइमली होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी 90% काम आपके साथ 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 होंगे। साथ हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक मैं ये समझना चाहूँगा, पहला पानी जैसे ही किसान भाई लगाते हैं खरपतवार उगना स्टार्ट हो जाते हैं, और गेहूं की खेती में तो खासकर जो गेहूं का मामा बोला जाता है फ्लैरिस माइनर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पर लॉस डालता है। तो खरपतवार व्यवस्था कैसे करी जाए, क्योंकि कुछ किसानों को मैंने देखा जो बुआई करते ही स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, 24 से 48 घंटे में कौन सा स्प्रे आता हो तो मेरे को पता नहीं। हाँ जी। और कुछ किसान भाई पहले पानी के बाद स्प्रे करते हैं, तो सही विधि कौन सी है, कैसे नियंत्रण करें? अच्छा जी, जैसे अब हमने जो बात की थी भी आपके यील्ड रिड्यूसिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट, टाइम ऑफ सोइंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन। इन 3 चीज़ों पे हमने बात कर ली कि भी अगर हमने इन 3 चीज़ों को ध्यान रख लिया तो उसके बाद आता है आपके इंसेक्ट्स और फंजीसाइड। उनका डैमेज हमारे को सामने दिखाई देता है, लेकिन घास ऐसी चीज़ है जो खरपतवार आते हाँ हैं जी। उनका डैमेज हमारे को डायरेक्टली दिखाई नहीं देता।
हम ये सोच लेते कि अब तक वैरायटी में दम नहीं था। हाँ। हम ये नहीं सोचते कि अब तक खरपतवार के कारण प्रोडक्ट। और किसान भाई क्या करते हैं कि भाई हमारे को क्या पता मेरे खेत में घास आए ना आए, हाँ जी। और जब अप्लाई करता है तब तक ऑलरेडी 40 दिन हो जाते हैं, क्योंकि 20-21 दिन में पानी लगाया, कई बार मौसम ने साथ दे दिया या मौसम खराब हो गया आपका दूसरी तरीके से कि बादलवाई रही और कुछ हुआ, ठीक है। तो अगले 20-25 दिन तक खेत बत्तर नहीं आएगा, और जब तक आप अप्लाई करने जाओगे आपके 40-45 दिन हो जाएंगे। जी सर। तो तब तक आपका जो घास है, जो कुछ एक घास है जो साथ साथ उग जाते हैं, ऊपर की 1 इंच करीबन 1 सेंटीमीटर लेयर से वीड आपका उगता है जनरली। तो अगर हमारा खेत के अंदर स्टार्टिंग में जैसे मान लो बुआई की, उस टाइम में सफिशिएंट खेत के अंदर नमी है, तो गेहूं के साथ साथ आपका वीड उगना चालू हो जाए। जैसे आपने बोला गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, फलरिस माइनर बोलते हैं, ठीक है। कुछ एरिया में उसको गुली डंडा भी बोलते हैं। जी सर। तो वो क्या है, वो स्टार्टिंग वो 3 फ्लस में उगता है। बिजाई के तुरंत बाद उगता है, फर्स्ट इरिगेशन पे उगता है, सेकंड इरिगेशन पे उगता है, इवन थर्ड इरिगेशन तक भी उगता रहता है वो। ठीक है। लेकिन जब हम स्प्रे करने जाते हैं, उसको पोस्ट इमरजेंस स्प्रे बोलते हैं और एक प्री इमरजेंस स्प्रे बोलते हैं। तो जो पोस्ट इमरजेंस स्प्रे है, तो आपका जब स्प्रे कर रहे हैं तो खेत के अंदर आपका हर गेहूं भी खड़ी है और आपका वीड भी खड़ा है। वीड भी खड़ा है। और जनरली क्या है, गेहूं के अंदर आपका कुछ एक बेल्ट्स के अंदर आपका बाथू भी आता है, पालक भी आता है, जंगली पालक और कंडाई वाली पालक भी आती है। तो वो ये जो आपके वीड खड़े होते हैं खेत के अंदर, और इनको आप पोस्ट इमरजेंस स्प्रे करते हैं, तो कई बार क्या होता है, किसान भाई किंचित कारण लेट हो जाता है स्प्रे करने में। वो इन्वायरमेंटल भी हो जाते हैं, उसके पर्सनल भी हो सकते हैं। तो जब वो 40 दिन के आसपास स्प्रे करेगा तो ऑलरेडी जो वीड क्रॉप वीड कंपटीशन है 40 दिन का हो गया है। ठीक है। जब तक आपने फर्टिलाइजर डाला है, कोई न्यूट्रिएंट डाला है खेत के अंदर, तो वो 40 दिन तक तो अब्जॉर्व कर रहा है। जब आप अप्लाई करोगे तो कई बार क्या है, वो गेहूं को रोकता भी है, और आपने ऑलरेडी 40 दिन तक उसने जो आपने न्यूट्रिएंट दिए वो खा भी गया, तो आपकी गेहूं ऑटोमेटिकली 2-3 कुंटल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। अगर 40 दिन पे स्प्रे किया, 35-40 दिन पे, और आपने वीड कंट्रोल बढ़िया कर भी लिया, तो भी आपका 2-3 कुंटल का उपज नुकसान हो जाता है। और उसमें क्या आता है, एक रेजिस्टेंस डेवलपमेंट भी होता है। भी आपने कुछ मॉलिक्यूल बरसों से आप यूज करते आ रहे हो, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजिस्टेंस भी आ गया, वो धीरे धीरे उनकी एफिकेसी लूज आउट हो जाती है। उनको किसान को जैसे मान लो अगर 2010 के अंदर उस मॉलिक्यूल से 90% कंट्रोल मिलता था, हो सकता है अभी 85% कंट्रोल मिल रहा हो। फिर उसको दूसरी स्प्रे के लिए जाना पड़ता है, 50 दिन के बाद उसको दोबारा स्प्रे करेगा। फिर कई बार किसान भाइयों को तीसरी स्प्रे भी करनी पड़ती है। एक सर, ये शायद इंडिया में जो सबसे ज्यादा गुल्ली डंडा पे आइसोप्रोटोरॉन करके टेक्निकल था, जिसमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। हाँ, वो सबसे पहले इंडिया के अंदर उसको रेजिस्टेंस करीबन 1995 से 96 के आसपास डेवलप पता लगा था साइंटिस्ट को। हाँ। तो उस पर डॉक्टर आर.के. मलिक हमारे एचयू के रिनाउंड साइंटिस्ट हैं ग्लोबली भी, और डॉक्टर समुंदर सिंह है, डॉक्टर एस.एस. पूनिया है, उन्होंने बहुत काम किया है उस फलरिस माइनर पे बहुत काम किया है। और आई थिंक जीरो टिलेज पे जितना काम डॉक्टर मलिक ने, डॉक्टर पूनिया ने और डॉक्टर समुंदर सिंह ने किया, आई थिंक उतना काम किसी ने नहीं किया नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब रेजिस्टेंस डेवलपमेंट चालू होता है तो आप रेजिस्टेंस वो जब आ गया तो उसकी दवाई की एफिकेसी कम हो जाती है धीरे धीरे, और किसान को बार बार स्प्रे करनी पड़ती है। तो जब पोस्ट इमरजेंस स्प्रे करते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। लेकिन अभी एक नया सेगमेंट इवोल्व हुआ है पिछले 3-4 साल से। जैसे बायर का एक प्रोडक्ट आया मोमिजी, जिसके अंदर पायरोक्सासल्फोन, अगर आप ये देख भी पा रहे हैं तो ठीक है सर, ये मॉलिक्यूल है इसके अंदर पायरोक्सासल्फोन। इसकी 60 ग्राम पर एकड़ की डोज है, और इसको बिजाई के टाइम में इसको स्प्रे करना है। जैसे मान लो 0 से 3 दिन के अंदर अंदर अपने को 72 घंटे के अंदर अंदर अपने को स्प्रे करनी है इसकी। ठीक है। बिजाई कर दी गेहूं की, खेत के अंदर हमारे को इंश्योर करना है कि ज़्यादा फानने ना हो, सुपर हीटर से बिजाई कर रखी है, तो इस दवाई का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कंडीशन बतानी जरूरी किसान भाइयों को। हाँ, ये जो स्प्रे वाली दवाई होती है जो 24 से 48 घंटे में हाँ, सुपर सीडर से बुआई होनी चाहिए, क्योंकि ये लेयर बना के काम करती है। सुपर सीडर भी हो सकता है, अगर आपका नॉर्मल सीड ड्रिल है उसमें भी आप बिजाई कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ हमारे सीड ड्रिल में तो फाने वगैरह फसल के रह जाते हैं, तो जीरो ड्रिल में हमारे को बिजाई नहीं करनी है। जीरो ड्रिल में इस दवाई का प्रयोग नहीं करना। एपी सीडर और सुपर सीडर, हाँ, एपी सीडर में भी नहीं करना। जीरो ड्रिल और हैप्पी सीडर में इस दवाई का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। अदरवाइज आप सुपर सीडर में और नॉर्मल सीड ड्रिल है उसमें आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो खेत को समतल कर देते हैं और जितने भी फाने होते हैं उसको नीचे दबा देते हैं। ठीक है। तो हमारे को इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 60 ग्राम डोज है, और लगभग आपको 150 से लेके 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे को
फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल से हमारे को इसका प्रयोग करना है। स्प्रे करते टाइम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। किसानों में क्या होता है कि ये आपका गन होती है, स्प्रे गन जिसको बोलते हैं, उससे कीड़े मार दवाई स्प्रे करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा कवर होता है और बेटर तरीके से कीड़ा इसके अंदर फंस जाता है और इसका इफेक्टिवनेस बहुत बड़ी आती है। लेकिन जब हम हर्बिसाइड की स्प्रे करते हैं तो हमारे को, जैसे ये आपकी है, ये फ्लैट फैन नोजल है, या इसी तरीके से कट नोजल आती है जिसमें यहाँ पे कट लगा होता है और वो दवाई का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्प्रे करती है। उसका दो फायदे होते हैं, एक तो उसकी ड्रिफ्ट नहीं जाती, उस साइड में कोई फसल खड़ी है इधर उधर नहीं जाएगी। एक जो स्वैथ होती है जहाँ पे हम स्प्रे कर रहे हैं उसमें कोई एरिया छूटने का डर नहीं रहता। एक आपका पूरा एरिया ग्राउंड कवरेज हो बेटर तरीके से होता है कि आपका कहीं पे भी आपका कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पे आपकी घास की दवाई की स्प्रे ना हुई हो। तो हमारे को जब घास वाली स्प्रे हम करते हैं तो हमारे को फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल से स्प्रे करनी चाहिए ताकि हमारे को बेहतरीन इसके रिजल्ट मिल सके, ताकि खेत के अंदर एक अच्छी लेयर बन जाए। ठीक है। और उसमें ध्यान एक रखना है कि हमारे को 3 दिन के अंदर स्प्रे करनी है इसकी, फिर हमारे को 20 दिन के अंदर इरिगेशन करनी है। फर्स्ट इरिगेशन हमारे को टाइमली करनी है। और उसके बाद जो एक अगर कहीं पर कई बार क्या होता है कुछ एरिया के अंदर गुल्ली डंडा बच जाता है, तो हमारे को एक स्प्रे हमारे को करीबन जब जरूरत के बेस पे एक स्प्रे अटलांटिस या और कोई स्प्रे है वो हमारे को बाद में करनी पड़ती है। आप सर थोड़ा इनका टेक्निकल भी बताएं, क्योंकि कई बार किसान भाई को वो दवाई ना मिले, कम से कम वो और किसी दवाई के साथ भी टेक्निकल क्या है? जैसे मान लो आपको मार्केट के अंदर जैसे और कोई दवाई मिलती है, पायरोक्सासल्फोन हमारा मोमीजी है, वो हमने 0 से 3 दिन में कर दिया। ठीक है सर। फिर उसके बाद में जब कई बार जरूरत पड़ती है तो बताया है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको 90% हो सकता है जरूरत ना भी पड़े। जी सर। लेकिन जरूरत पड़े तो फिर हमारे को क्या है, एक बायर की दवाई आती है अटलांटिस, एक पिनोक्साडेन एक्सिल करके दवाई आती है मार्केट में मिलती है। ठीक है। एक टोटल आती है, कुछ एक दवाइयाँ और भी आती हैं जिनमें आप सेम टेक्निकल इनमें ऑलमोस्ट सेम टेक्निकल है। कुछ एक दवाइयाँ आप यूज कर सकते हो, कोई सी भी यूज कर सकते हो। वो है जो पहले पानी के बाद जब खरपतवार उगना स्टार्ट हो जाएगा तब स्प्रे करना। हाँ, तब अगर जरूरत पड़े तो अदरवाइज तो ये आपका खरपतवार को रोक कितनी लीफ स्टेज पे करनी चाहिए? 2 to 4 लीफ स्टेज बोलते हैं इसको जनरली, कि आपको उस स्टेज पे हमारे को कर देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है किसान भाई उसको लेट हो जाता है और कई बार वो स्टेज एक जैसे किसानों को अभी प्री इमरजेंसी का स्प्रे का पिछले 4 साल में चलन बढ़ा है हरियाणा पंजाब के अंदर। हाँ जी। करीबन 50% एरिया अपना हरियाणा पंजाब के अंदर प्री इमरजेंसी स्प्रे के अंदर आने वाला है। अभी 2-3 साल के अंदर आपका मोर देन 70% एरिया प्री इमरजेंसी। लोग बुआई करने के बाद ही स्प्रे कर देंगे। इमीडिएटली बुआई करने के बाद स्प्रे करेंगे, क्योंकि फिर आपको पूरे सीजन के अंदर खेत के अंदर स्प्रे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी सीरीज में एक जो हमारा नया टेक्निकल आया है मेटिनोमोर करके। ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे कुछ एक खेतों के अंदर आपका गुल्ली डंडा है, हाँ जी, कुछ एक खेतों के अंदर आपका पालक है, उसी खेतों के अंदर आपका बाथू भी होता है। मतलब चौड़े पत्ते वाले खरपतवार भी और सकड़ी पत्ती। हाँ, संकरी पत्ती वाले भी। जितने भी खरपतवार कणक के अंदर आते हैं, हाँ जी, 90% खरपतवारों के लिए जो मेटिनोमोर दवाई है इसकी डोज 800 ml है। प्रति एकड़ 0 से हमारे को स्प्रे करनी है 200 लीटर पानी के अंदर। आपको सुपर सीडर और नॉर्मल सीड ड्रिल वाली बिजाई के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। और इसको 0 से 3 दिन के अंदर अप्लाई करना है सेम स्टेज में, जैसे हमने मोमी जी के बारे में बताया। ठीक है। तो ये आपका 90 to 95% हमारा वीड कंट्रोल कर लेगी अगले 90 दिन तक। इसमें टेक्निकल क्या है सर? इसके अंदर 3 टेक्निकल है। इसके अंदर है एक अक्लोनीफेन है, एक डाइफ्लूफेनिकेन है और एक तीसरा आपका पायरोक्सासल्फोन है। क्या बायर ही ये प्रोडक्ट बना रही है या और भी कंपनी? ये प्रोडक्ट सिर्फ बायर के पास है। और किसी न्यू लॉन्च हुआ है ये न्यू लॉन्च है, इस साल हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, किसान भाइयों को मिलेगा 20 साल के लिए। तो इस प्रोडक्ट को आप मेटिनोमोर है, ये 0 से 3 दिन में अप्लाई करना है। 800 ml इसकी डोज है पर एकड़ की। और सुपर सीडर वाले के सुपर सीडर या नॉर्मल सीड ड्रिल वाले में इसकी स्प्रे कर सकते हैं। हैप्पी सीड ड्रिल और 0 ड्रिल में इसका उपयोग नहीं करना है। एक यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट एक सिचुएशन करी सर, जैसे आपने बताया जो भी किसान भाई ये इस्तेमाल करेंगे, हाँ, वो पहला पानी 18 दिन पे देना होगा। नहीं, आपको जब 20 दिन पे पानी लगाना है वो मोमी जी के लिए लगाना है। ठीक है। और जो हमारा जो मेटिनोमोर है इसके लिए हमारे को 20 से 25 दिन तक, हमारे पास 5-7 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ। क्योंकि कई किसान भाइयों के पास में क्या होता है कि भी ज़्यादा एकरियज है, कई बार मोटर की व्यवस्था नहीं हो पाती, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, नहर की पानी की बारी भी आगे पीछे होती है। और ये उगे हुए वीड 90% तो वीड उगने नहीं देगा। और अगर कोई उग भी गया तो उसको कंट्रोल कर लेगा वहीं पे। और पूरे सीजन हमारे को जो गेहूं का क्रॉप सीजन है उसके अंदर हमारे को कोई भी सबसिक्वेंट हर्बिसाइड एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, ये किसान भाइयों को मैं भी क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ किसान भाई पूछते हैं कि खरपतवार की स्प्रे कितने दिन पर करनी चाहिए। हाँ मैं जी। कहूंगा कि ये सवाल ही गलत है। खरपतवार का स्प्रे दिन के हिसाब से ना करके लीफ स्टेज के हिसाब से करनी चाहिए कि आपकी खरपतवार कितने पत्ती की है। हाँ जी। और आपने बताया 2 से 4 पत्ती तक, 5 पत्ती तक दवाई काम करती है। हाँ। उसके बड़ी अगर खरपतवार होगी 40 दिन पे स्प्रे कर रहा है तो गेहूं पे नुकसान ज्यादा करेगी और खरपतवार कम कंट्रोल। खरपतवार कम कंट्रोल करेगी। फिर डॉक्टर साहब वो होता है ना कि ये जो प्री इमरजेंस वाले जितने भी हैं, हाँ जी। हालांकि मेरे को तो ज्यादा पता नहीं, पर इनका कॉस्ट ज्यादा आती है, किसान भाई का खर्चा ज्यादा होता है। जो बाद में स्प्रे करते हैं वो शायद आई थिंक 500-600 रुपए के रेंज में हो जाता है, और इनका खर्चा शायद 2000 क्रॉस हो जाता है किसान भाई का। बहुत जायज प्रश्न है आपका। हाँ जी। कि किसान क्या है कि उनका खर्चा 500 रुपये आपको वन टाइम में दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका ओवरऑल कॉस्टिंग देखोगे तो हो सकता है 500 रुपये वाले आपको 2 बार स्प्रे करने पड़े या 3 बार स्प्रे करने पड़े। ठीक है। अगर आपने 2 बार भी स्प्रे किया तो आपको 500 1000 रुपये तो दवाई का खर्चा हो गया आपका। ठीक है। फिर उसके बाद में आपने 2 बार, एक बार जो एक्स्ट्रा स्प्रे आपने लेबर के लिए की, अगर मैं एक बार स्प्रे का लगाऊं एकड़ में तो लगभग 400 रुपये खर्चा आता है, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट। ओके सर। ओके, तो आपका 1000 और 400 1400 रुपये लग गया। जी। और जब आप सेकंड स्प्रे करते हैं या फर्स्ट स्प्रे करते हैं तो यील्ड में डेंट आता है आपका, और तब तक आपकी फसल को खरपतवार ने दबा के भी रखा, जितना वो न्यूट्रिएंट भी ले गया, तो करीबन वो 2 से 5 कुंटल तक उपज में तो आपका 100% भी, अगर सेकंड स्प्रे आपका 100% कंट्रोल करता है तो 2 से 2 कुंटल तो खा ही जाता है वो। ठीक है। वो जो आपको दिखाई नहीं देता। आई थिंक इसको कॉस्ट इफेक्टिव करने का सही तरीका ये रहेगा, किसान भाई जानते हैं मेरे किस खेत में खरपतवार ज्यादा है, किसमें नहीं है। हाँ। अगर उसको लग रहा है कि मेरे खरपतवार ज्यादा है, मंडूसी ज्यादा है, फ्लेरिस माइनर ज्यादा है, या कोई बथुआ चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, हाँ जी। तो वो स्प्रे कर सकता है फिर उस खेतों के लिए जो प्रिवेंटिव बताया आपने, पोस्ट इमरजेंसी, जहाँ पे आपका प्री इमरजेंसी करो। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने ये सारे बिंदु समझ लिए। आखिरी में जानना चाहूंगा कि धान की खेती में तो हम सब जानते हैं बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं, बीमारी भी ज्यादा आती है, कीट भी ज्यादा आते हैं। गेहूं की खेती में भी कोई ऐसी इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम है जिसको कंट्रोल करना जरूरी है स्टेज के हिसाब से? गेहूं के अंदर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक पीला रतुआ की प्रॉब्लम कुछ एक एरियाज के अंदर, जो आपका मोरनी हिल्स वाला है, जो पहाड़ियों के पास वाला एरिया है, ठीक है। वहाँ पे आपका पीला रतुआ एक प्रॉब्लम, जो येलो रस्ट जिसको बोलते हैं, जब हम पत्ते के ऊपर देखेंगे तो पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे, हल्दी जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जब उसको टच करेंगे, ऐसे हाथ से लगाएंगे तो हाथ पे रंग टाइप में लग जाएगा। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में तो वो बीमारी कंट्रोल हो गई है, क्योंकि जितनी किस्में आती है वो पहले से ही उनके अंदर लगभग रेजिस्टेंट है। अगर कुछ एक किस्में जैसे 28-51 है, वो येलो रस्ट के प्रति ससेप्टिबल है, तो वैसी किस्मों में, या जहाँ पे भी किसान को लगता है कि मेरा ये यहाँ पे कहीं पे येलो रस्ट चालू हुआ है, तो वो एक प्रिवेंटिव स्प्रे उस स्टेज पे, बूट लीफ स्टेज पे, जो झंडा पत्ता जिसको बोलते हैं, उसको बचाने के लिए, क्योंकि झंडा पत्ता आपका लगभग 50-55 दिन के करीब स्प्रे। हाँ, 55 दिन के आसपास बूट लीफ स्टेज पे जब आप फूल जाता है झंडा पत्ता, गबोट अवस्था आती है, उस टाइम आपका झंडा पत्ता बड़ा हो जाता है और वो ऊपर रहता है। ठीक है। और वो क्या है, सुबह से लेकर शाम तक पौधे के लिए न्यूट्रिएंट लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और वो आपका जो धान कणक की बाली होती है, जो दाने पकते हैं, उसके अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं 60% खाना अकेला झंडा पत्ता बनाता है। वो स्टेज पे डिपेंड करता है कि इनिशियल स्टेज में जब गबोटा वाली अवस्था है तो वो 60% बनाता है, लेकिन जैसे जैसे क्रॉप की एज मैच्योर होती है तो लास्ट में वो 15% पे रह जाता है। ठीक है। स्टेज तो मतलब स्टेज के अकॉर्डिंगली रहता है, ऐसे नहीं कि उसको हम ये बोल सकते हैं पूरी स्टेज पे नहीं बनाता। बूटिंग स्टेज पे उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो एक तो उसके बिल्कुल पास में है, बाल के पास में है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट, और एक सबसे ऊपर है, तो उसमें क्या है कि उसको प्रकाश सुबह से लेकर शाम तक उस पर लाइट पड़ती है, तो भोजन ज्यादा बनाता है, तो पौधे को ज्यादा बेटर रहता है। और उस पे अगर बीमारी आ गई तो उसको बचाने के लिए हमारे को, जैसे बायर का एक नेटिवो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम अप्लाई करेंगे, या बायर का एक ब्यूनोस आता है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अप्लाई करेंगे, 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप जो झंडा पत्ता है और जो येलो रस्ट की जो इनिशियल स्टेज में अगर कहीं दिखाई देता है, या उसको प्रिवेंटिव भी करेंगे, तो भी हमारे कोई भी लेटेंट डिजीज होते हैं, कई बार हमारे को दिखाई नहीं देते, लेकिन प्लांट के अंदर कहीं न कहीं डेवलप हो रहे होते हैं, उनका यील्ड में लॉस 5%, 2%, 7% होता है, तो उसको भी हमारे को लेटेंट डिजीज है उनको स्प्रेस करेगा। और बाद में जब, जैसे आपने बोला एक इंसेक्ट के लिए जो प्रॉब्लम बोली, तो कई बार क्या होता है, जब लेटर स्टेज होती है, जब वीट आपकी मेच्योरिटी की तरफ जाती है, तो करीबन जब आपने देखा होगा कि जब बादलवाई रहती है,
वो मिल्किंग स्टेज पे जब कणक होती है, जब उसके अंदर मड़ाई बनती है दाने के अंदर, तो उस स्टेज पे कई बार क्या आता है, मस्टर्ड एफिड का अटैक होता है। एफिड माऊ मतलब तेला बोलते हैं, माऊ अलग चीज होती है, अड़ बोलते हैं, अड़बुल जिसको बोलते हैं वो होता है, वो उड़ता है, कई बार वो मच्छर आंखों में गिरते हैं अगर आपने कभी देखा ध्यान से। तो उसका कंट्रोल करने के लिए बायर की एक दवाई आती है सोलोमन, 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करो, आपका इंस्टेंट रिजल्ट है। जितनी पॉपुलेशन डेवलप हो रखी है सारी को किल कर देगा, हमारे को उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन वो मतलब इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इंसेक्ट आपका वीट के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है जो हमारे को भी इकोनॉमिकली डैमेज करके जाएगा। हाँ, कुछ एक खेत हैं जो सरसों के ज़्यादा नज़दीक हैं, या कहीं पे बहुत ज़्यादा अड़ का अटैक या तेले का अटैक ज़्यादा है, ब्लैक एफिड जिसको बोलते हैं, काला तेला जिसको बोलते हैं, अगर उसका अटैक कुछ ज़्यादा होता है तो हमारे को स्प्रे करने की जरूरत है, अदरवाइज तो उसकी ब्लैंकेट स्प्रे करने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब फाइनली आप क्या बताना चाहेंगे कि आप फील्ड में जाते किसानों से मिलते हैं, मेजर मिस्टेक किसान भाई क्या करते हैं जिनके कारण आपको लगता है कि हमारी प्रोडक्शन पर नुकसान होता है? जो मेजर मिस्टेक जो मेरे को लगता है जो फार्मर्स करते हैं जनरली, एक तो जो बेसल फर्टिलाइजर डालते हैं तो यूरिया इनिशियल स्टेज में नहीं डालते वो लोग। ठीक है। तो उनको जनरली एक ये करना चाहिए, 15-20 किलो यूरिया उनको बिजाई की टाइम उनको छिट्टा ब्रॉडकास्ट जरूर करनी चाहिए, ताकि जो इनिशियल स्टेज में जो क्रॉप है उसकी हेल्थ बेटर रहे। सेकंड है जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन जो चलन में बढ़ रहा है, उनके प्रयोग की तरफ हमारे को जाना चाहिए, ताकि आपके खेत के अंदर घास उगे ही ना। ठीक है। तो कि एक उगेगा नहीं, हमारे को एक क्रॉप वीड कंपटीशन ऑटोमेटिकली आपने रिड्यूस कर दिया, तो यील्ड इनहांसिंग फैक्टर हो गया आपके लिए वो एक। थर्ड है कि एक प्रिवेंटिव फंजीसाइड का अगर आप 55-60 दिन पे स्प्रे करते हैं तो हमारे को लेटेंट डिजीज हैं उनको सबको कंट्रोल कर लेगा और हमारे को एक बेटर उपज मिलेगी। आई थिंक ये 3 बातों अगर किसान ध्यान रखें तो हमारे को लगभग ये मान के चलो कि जो वीट वेराइटीज़ का यील्ड पोटेंशियल होता है वो हमारे को बेटर हार्वेस्ट हो जाएगा और किसान को एक बढ़िया उपज मिलेगी। और एक और कई बार क्या होता है कि जब मेरी गेहूं की बाली भरने वाली अवस्था जाती है तो उस टाइम में कई बार क्या होता है किसान यूरिया का एप्लीकेशन नहीं करते, तो अगर कई बार क्या होता है हाई टेम्परेचर लास्ट में जाता है, कई बार 15 फरवरी के बाद में हाई टेम्परेचर जाता है और वही दाना भरने का टाइम होता है गेहूं के अंदर, दाना मेच्योरिटी का टाइम जाता है जी सर। तो उस टाइम 2% 13,045 का 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी के हिसाब से हमारे को 2 स्प्रे अगर कर दो गेहूं के अंदर 13,045, तो वो एक तो जो फ्लैग लीफ है उसको बढ़िया भोजन देगा, नाइट्रोजन की कमी थोड़ी बहुत कहीं पे आ रखी है तो उसको पूरा करेगा, और जो पोटाशियम है वो दाने के अंदर चमक लेके आएगा, दाना सिरवल्ड नहीं होगा, पिचकेगा नहीं, और हमारे को एक लास्ट में बढ़िया उपज देगा। इसके साथ सर आई थिंक बोरोन का कॉम्बिनेशन भी सही रहेगा। बोरोन का कॉम्बिनेशन जनरली हरियाणा पंजाब के अंदर बोरोन की कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है। कुछ एक जो फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं जो हाई जिनके अंदर जैसे कॉटन है उसके अंदर बोरोन की ज़्यादा महत्ता है। ठीक है। कणक के अंदर बोरोन की अगर आपको एप्लीकेशन करना भी है तो फ्लैग लीफ बूटिंग स्टेज पे कीजिए, ठीक है। उसको लेटर स्टेज में मत लेके जाइए। सर एक स्प्रे की बात से याद आया, इस बार जो आई थिंक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो नई किस्में आई है जो हाई प्रोडक्शन देती है, हाँ जी हाँ, जैसे 1270 वैरायटी है, हाँ जी, 303 नंबर वैरायटी 303 है, है जी। उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर आप इन वैरायटीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 3 काम करने होंगे। एक तो इनको शुरुआती 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर से पहले लगा दो। हाँ जी हाँ जी। दूसरी चीज, इनमें प्रोडक्शन ज्यादा लेने के लिए आपको डीएपी की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, जहां 1 बैग डीएपी डलता है वहां 1.5 बैग लगाओ। 1.5 लगेगा जी। और तीसरी चीज बताई कि एक स्प्रे करना जरूरी है कि इन वैरायटीज की हाइट ज्यादा निकलती है तो वो हाइट रोकनी जरूरी है। हाँ जी। तो उनमें उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया था आई थिंक एक लियोसिन दवाई का और एक टेबुकोनाजोल। हाँ जी। इसके स्प्रे बताएं सर। एक तो 400 ml आई थिंक लियोसिन की डोज है और 200 ml टेबुकोनाजोल। ये 2 स्प्रे करने, एक 40 to आई थिंक 45 डेज पे और एक 60 to 65 डेज पे। हाँ जी हाँ। कि ये करोगे तभी आप जो ये ज्यादा प्रोडक्शन वाली वैरायटी है इनके जो स्टेम होता है उसमें रेशे बन जाते हैं और वो गिर लॉजिक की प्रॉब्लम। मैं उसके पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ। हाँ जी। जो आपकी WH 1270 है या 303 वैरायटी है, उनके अंदर क्या है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज हैं। ठीक है। इसीलिए उनका टाइमिंग रिकमेंड किया जाता है अभी 1 से 5 नवंबर 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में बिजाई कर दें, क्योंकि 150 से लेके 160 दिन की वेराइटीज हैं। ठीक है। तो आपका एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन है, और जब लॉन्ग ड्यूरेशन है और आपको इनिशियल स्टेज से आपने इसको हाई फर्टिलाइज किया है कि 75 किलोग्राम आपने डीएपी डाला, लगभग 150 किलोग्राम इसके अंदर यूरिया डालता है। ठीक है। जब आप आपको हाई फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो क्रॉप बहुत ज़्यादा टिलरिंग करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा,
तो स्टेम इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इंटरनोडल डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। वो बेसिकली क्या करता है, जो मोलिक्यूल आपका मेपिक्विट क्लोराइड है उसको जब स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इंटरनोडल डिस्टेंस को रोक देता है, छोटा कर देता है। ठीक है। उसकी जो सेल आपका ग्रोथ कैसे लेती है, एक सेल इलोंगेशन होती है, एक सेल डिवीजन होता है। तो ये सेल इलोंगेशन को रोक देता है। ठीक है। सेल इलोंगेट नहीं होगी तो आपका ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी तो प्लांट गिरेगा नहीं, स्टेम मजबूत हो जाएगा और गिरेगा नहीं। तो बेसिकली यही है, हमने फर्टिलाइजर के बारे में जान लिया, इरिगेशन के बारे में जान लिया। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज के इस खास एपिसोड के लिए आपने समय निकाला और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो मिलते रहेंगे और हम चाहेंगे कि बायर कंपनी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में फसलों के ऊपर जितने भी आपके एग्रोनॉमिस्ट हैं, आप किसान दरबार के माध्यम से आप कभी भी चाहें आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम ग्लैड रहेंगे इस आपके आभार के लिए। जरूर जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है किसान साथियों, अगर आपको भी आज के इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो और कुछ डाउट हो सकता है कि आपके बच गए होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाती है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपका आंसर कर देंगे। और किसान भाइयों, सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को बनाने में जितने एफर्ट्स लगते हैं शायद उतने एफर्ट आपको इस वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में नहीं लगेंगे। तो अपना प्यार दिखाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी किसान भाइयों तक भी पहुँचाए। जय जवान जय किसान। ठीक है जी।